चलो आज हमारा तीसरा लेक्चर हो गया इंडिकेट, ठीक है ना। तीसरा लेक्चर उसका होगा तो हमने डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक अपलोड किया, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक हमने अपलोड किया। इंशाल्लाह आज हम एक्सेलरेशन को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा एक्सेलरेशंस डिटेल के साथ समझें, इसमें जो मेन पॉइंट है वो भी डिस्कस करें। और उसके तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा इसमें हम तकरीबन 10-15 तक शॉर्टकट आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जिस एंगल से भी MCQs आएगा आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये कवर करें। तो आज इंडिकेट का तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, फर्स्ट ईयर का फोर्स एंड मोशन का। तो वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशंस, ठीक है। तो हम पहले एक्सेलरेशंस को ऊपर से थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है ना। और उसमें फिर मेरे पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम आगे मज़ीद लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशंस डिपेंड करता है ना कि वेलोसिटी पे, बल्कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। अब ये जो वेलोसिटी है, अब इसका जो चेंज है या तो उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज आ जाए या उसकी डायरेक्शन की वजह से चेंज आ जाए या बोथ, दोनों की वजह से चेंज आए। किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट के साथ किसी भी वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो उसमें हम क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो एक्सेलरेशन का अगर हम डिफिनीशन करें, आसान सा डिफिनीशन, तो वो ये होगा, तो एक्सेलरेशन का डिफिनीशन ये होगा कि द टाइम rate of change of velocity, the time rate of change of velocity of a body is called acceleration। अगर टाइम के साथ साथ किसी बॉडी में के वेलोसिटी में चेंज आ जाए, वो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज आ जाए या अगर डायरेक्शन की वजह से चेंज आ जाए तो कौन सा एक्सेलरेशन हमारे पास पैदा हो। तो चेंज किस तरह आ जाए कि अगर एक बॉडी पहले इस तरह स्लो चल रही हो, अचानक वो फास्ट करेगा, या अगर एक बॉडी पहले तेज चल रही हो और अचानक स्लो करेगा। ये जो चेंज आ जाए टाइम के साथ साथ तो उसमें हम क्या कहेंगे, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब कभी कभी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, मतलब ना तो अपना स्पीड इंक्रीज करती है ना तो डिक्रीज करती है, बल्कि वो डायरेक्शन चेंज करे तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर पॉइंटेड है, अगर वो डायरेक्शन भी चेंज करे तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। तो फिर उस टाइम जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में, उस टॉपिक को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह डिस्कस करते हैं। अब ये जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो उससे जो बनने वाला चीज़ क्वांटिटी जो हमारे पास आएगा उसको हम नाम देंगे क्या, एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इस एक्सेलरेशन में जो हमारे पास मेन छोटे छोटे पॉइंट हैं वो हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये बेस नहीं है। तो ये बेस और डिराइव पे हमने एक लेक्चर किया था, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर फर्स्ट ईयर का। अगर ये स्टूडेंट नहीं देखे तो वो जाके चैनल पे देख लो, तो बहुत डिटेल के साथ किया था, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला। उस लेक्चर को आप थोड़ा सा वॉच करें, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब इसकी अगर हम यूनिट डिस्कस करें कि SI unit of accelerations
SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है ना ऐसे वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड का, अब ये डिनोमिनेटर में टाइम भी आ रहा है तो मतलब एक आवर टाइम का उसके साथ इंक्रीज, मतलब आवर टाइम आएगा तो मतलब मीटर पर सेकेंड तो हमारे पास होगा। तो ये उसका SI यूनिट है, ठीक है ना। इसका अगर हम CGS सिस्टम में देख रहे हैं कि इन CGS सिस्टम्स, in CGS system the unit of accelerations is centimeter per second square। तो अगर हम इसको CGS सिस्टम में देख लो, ठीक है, जो फ्रांस वालों ने उसको इन्वेंट किया था, तो वो फ्रांस वाले इसको एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते थे। इसी तरह अगर आप देख लो कि इन FPS सिस्टम the unit of acceleration is foot per second squares। तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के कुछ यूनिट है। अब सवाल क्या है कि सर एक्सक्यूज मी, सर अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो उससे एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन सर अगर एक्सेलरेशन में चेंज आ जाए तो उसको और कोई चीज पैदा होगा, मतलब कोई क्वांटिटी है। तो यस, अगर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं जग। क्या कहते हैं? जग। मतलब अगर टाइम के साथ साथ the time rate of change of acceleration of a body is called jerk। तो आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ समझाया। और जर्क का जो SI यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड क्यूब है, नॉट पर सेकेंड स्क्वायर। वो हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकेंड क्यूब है। अगर एक्सेलरेशन में चेंज आए तो हमारे पास जर्क पैदा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप सब नोट करो, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फर्स्ट कोर्स हमने स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह हम ये स्केलर वेक्टर की डिटेल के साथ एक लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है ना, जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्केलर वेक्टर क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ वेक्टर आपने मतलब आपने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी इसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है, जिस तरह करंट हो, लेकिन वो फिर भी स्केलर है, तो हम पढ़ेंगे वो क्यों स्केलर है, ठीक है ना। तो इसी तरह तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास इस एक्सेलरेशन के छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो अब सवाल ये है कि सर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन वो वेलोसिटी की तरफ होता है। नो, ये जरूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी की तरफ होगा, ठीक है ना। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज in the direction of force। जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा, या इस तरह कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा फोर्स के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर फोर्स के साथ पैरेलल है तो इन दोनों ये जो जोड़ा है इसमें जो हमारे पास एंगल होगा थीटा, तो वो हमारे पास क्या होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जब हम ये जो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे ना सप्लीमेंट्री यूनिट, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि दो पैरेलल में हमेशा एंगल 0 क्यों होता है और एंटी पैरेलल में हमेशा एंगल 180 के क्यों बराबर होता है। तो ये हम समझेंगे जब आपको मैं एंगल का डेफिनेशन करवाऊंगा, तो फिर आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा कि दो पैरेलल लाइन में एंगल हमारे पास 0 डिग्री क्यों होता है, ठीक है ना।
تو ہمارے پاس کیا ہے ایکسلریشن جو ہوگا وہ ہمیشہ فورس کے ڈائریکشن میں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ پوائنٹ بھی آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگا. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایکسلریشن جو ہوگا ہمارے پاس پیرل ہوگا. accelerations is parallel یا anti parallel یا perpendiculars to the direction of velocity. تو ہمارے پاس ایکسلریشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کبھی ویلاسٹی کے پیرلل ہوتا ہے, کبھی اینٹی پیرلل ہوتا ہے, لیکن کبھی وہ ویلاسٹی کے ساتھ پرپینڈیکولر بھی ہوتا ہے. تو اب ان تینوں باتوں کو ہم سمجھیں گے کہ پیرلل کب ہوگا, اینٹی پیرلل کب ہوگا, اور ہمارے پاس پرپینڈیکولر کب ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو ان باتوں کو ہم اس طرح سمجھیں گے. تو وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ when ہمارے پاس اس طرح لکھ لو کہ when change the direction of velocity, when only change, یہ اس طرح only لکھ لو تو پھر بہت اچھا ہوگا. when only change the direction of velocity, اگر ویلاسٹی کی صرف ڈائریکشن میں چینج ہو رہا ہو تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا, then accelerations is perpendiculars to the direction of velocity, to the directions of velocity. جس طرح اس کا ایگزامپل جو ہے نا وہ ہمارے پاس یونیفارم سرکولر موشن ہے. تو یونیفارم سرکولر موشن میں اگر آپ دیکھ لو ویلاسٹی کا میگنیچیوڈ نہیں مطلب اسپیڈ کم ہوتا ہے, لیکن اس کا جو آپ ڈائریکشن دیکھ لو ہر پوائنٹ پہ ڈائریکشن چینج ہوتا ہے. تو اسی ٹائم اس باڈی میں ایک ایکسلریشن پیدا ہوگا, اس کو ہم نام دیں گے سینٹریپیٹل. تو یہ مطلب سینٹریپیٹل ایکسلریشن کی بات ہوتی ہے. تو سینٹریپیٹل ایکسلریشن ہمیشہ ویلاسٹی کے کیا ہوگا, پرپینڈیکولر ہوگا. کب, اگر ویلاسٹی کا صرف میگنیچیوڈ چینج ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر ویلاسٹی کا میگنیچیوڈ نہیں, سوری ڈائریکشن نہیں, تو یہ ڈائریکشن چینج ہو رہا ہو, اگر ویلاسٹی کا میگنیچیوڈ چینج ہو رہا ہو, when only change the magnitude of velocity, مطلب باڈی کبھی اسپیڈ اپ ہو رہا ہو کبھی اسپیڈ ڈاؤن ہو رہا ہو, when only change the magnitude of velocity, پھر ہمارے پاس کیا ہوگا, then accelerations is parallel یا anti parallel to the directions of velocity. تو اس میں کب ہوگا, اگر باڈی اسپیڈ اپ کرے, کیا کرے, اسپیڈ اپ کرے, تو پھر ایکسلریشن ویلاسٹی کی ڈائریکشن میں ہوگا. اگر باڈی اسپیڈ ڈاؤن کرے تو پھر ہمارے پاس جو ایکسلریشن ہوگا وہ ویلاسٹی کیا ہوگا, اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ سر یہ تو آپ نے ایک ایک کو الگ بتایا کہ اگر میگنیچیوڈ چینج ہو ڈائریکشن چینج ہو, لیکن اگر اس طرح ہو جائے کہ ایٹ اے ٹائم بوتھ چینج ہو جائے, کہ مطلب میگنیچیوڈ بھی چینج ہو اور ڈائریکشن بھی چینج ہو, پھر کس طرح ہوگا, تو ہمارے پاس کیا ہوگا, both the magnitude and directions, both the change in magnitude and direction of velocity, both the change
the change in magnitude and direction of velocity directions of velocity. तो अगर हमारे पास ये दोनों चेंज हो जाए एट अ टाइम, तो फिर क्या होगा? तो हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशंस, देन acceleration have two components. तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशंस, फिर उसके हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे. कितने कंपोनेंट्स? हमारे पास एक्सेलरेशन है वो टू कंपोनेंट्स. हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा उसके हमारे पास टू कंपोनेंट्स होंगे. One is perpendicular to the velocity. एक हमारे पास velocity के साथ perpendicular होगा, and other is parallel या anti-parallel to the direction of velocity. तो इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में to the direction of velocity. तो इसका हम पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में. तो इस पॉइंट को मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में क्लियर करूंगा कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा. और इसको हम पढ़ेंगे किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन से. ठीक है ना? और ये दोनों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस, लेकिन ये जो होगा इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? अक्सर जब हम स्कूल से कहते हैं कि कभी कभी बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बॉडी स्लो डाउन कर रही है. ठीक है ना? वो मतलब नेगेटिव एक्सेस में चलते. जिस तरह आप अगर बुक खोलो तो उस बुक में अगर आप फिगर देख लो तो कभी बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है कि बॉडी फिर भी स्पीड अप कर रही है. ठीक है ना? तो इसके लिए अगर आप कुछ एजम्पशन देख लो तो वो एजम्पशन हमारे पास क्या क्या है? तो वो एजम्पशन हमारे पास ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो एजम्पशन हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशंस टू राइट, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा. अगर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो? राइट की तरफ हो. लेकिन अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड लेफ्ट, अगर हमारे पास एक्सेलरेशंस टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास टुवर्ड लेफ्ट हो, लेफ्ट की तरफ हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज, तो हमारे पास जो होगा वो होगा ऑलवेज नेगेटिव. तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ठीक है ना? ये जस्ट एजम्पशन है. ठीक है? इसी तरह तो एक्सेलरेशन तो डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे. इसी तरह अगर वेलोसिटी टू राइट हो, राइट की तरफ हो, तो इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे? तो इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा. इसी तरह अगर वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट की तरफ हो, अगर हमारे पास क्या हो कि वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट, अगर वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो तो फिर हमारे पास क्या होगा? तो ये हमारे पास होगा कि
ऑलवेज नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इससे हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, अब फर्ज करें कि ये आपके पास, ठीक है, एक फ्लोर है, अर्थ है, जो भी है, तो इसके ऊपर हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है ना। तो अब देख लो, तो अब ये बॉक्स जो है ये इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो मतलब ये है कि इसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, मतलब राइट की तरफ वेलोसिटी है, और राइट की तरफ उस पे फोर्स भी लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ है। तो फिर अगर वेलोसिटी बिल्कुल पैरेलल हो एक्सेलरेशन के साथ, मतलब इन दोनों में जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा हो, तो फिर हमारे पास ये जो स्पीड बॉडी है ये हमारे पास स्पीड अप करेगा। तो मतलब जिस तरह बताया था कि एक्सेलरेशन कभी पैरेलल कब होगा, अब अगर बॉडी स्पीड अप करे, मतलब वेलोसिटी बिल्कुल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो, तो मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, और एक्सेलरेशन बजाते खुद फोर्स के साथ भी पैरेलल है, एंगल हमारे पास क्या है, 0 डिग्री बना है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये बिल्कुल एक्सेलरेशन के साथ भी पैरेलल है, और ये फोर्स के साथ भी पैरेलल है। तो मतलब तीनों की तीनों आपस में सेम डायरेक्शन है। तो अब इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और बॉडी जो है वो हमारे पास स्पीड अप कर रही है। क्या कर रही है, स्पीड अप कर रही है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इससे पिक्चर, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो मैंने आपको क्लियर किया, लेकिन अगर इसका मैं आपको दूसरा बता दूं, ठीक है ना, अब किस तरह होगा, अगर फर्ज करें, अब इधर देखो, अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा। अगर फर्ज करें ये बॉडी है, ये बॉडी, ठीक है ना, अब ये बॉडी हमारे पास इसी डायरेक्शन में चल रही, मतलब जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन अब इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, अब ये जो फोर्स है ये बिल्कुल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो इसी देख लो, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो अभी भी राइट की तरफ है, लेकिन अगर आप फोर्स को देख लो तो फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इसी तरह तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो मतलब एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ होगा। तो इसी केस में देख लो, तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। इसी तरह अगर वेलोसिटी देख लो तो वो भी फोर्स के साथ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब बॉडी देख लो, चल तो राइट की तरफ है, लेकिन अब इस बॉडी का मतलब देख लो, इसमें दोनों में जोड़ में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। तो इसी केस में जो बॉडी होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्पीड डाउन करेगा। क्या करेगा, स्पीड डाउन करेगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन जो होगा वो तो फोर्स के साथ पैरेलल होगा। फोर्स के साथ अगर पैरेलल हो जाए तो हमारे पास जो एंगल है थीटा वो अभी भी हमारे पास इन दोनों जोड़ों के दरमियान 0 डिग्री है, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या है, 1 डिग्री है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, अगर फर्ज कर अब ये बॉडी राइट के बजाय, अब ये बॉडी राइट के बजाय अब ये लेफ्ट की तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, लेफ्ट की तरफ। अगर इसको मैं देखूं कि इस बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना,
और इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब देख लो, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है अब वो लेफ्ट की तरफ लग रही है, और जो फोर्स है ना फोर्स वो भी हमारे पास लेफ्ट की तरफ है, और इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारे पास लेफ्ट की तरफ है। तो फिर इन तीनों में तो अब देख लो, जो हमारे पास वेलोसिटी है वो बिल्कुल पैरेलल है एक्सेलरेशन के साथ, और वो बिल्कुल पैरेलल है हमारे पास फोर्स के साथ। तो अभी भी इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो अभी भी बॉडी स्पीड अप करेगा। अब देख लो, बॉडी में क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो भी हमने assumption लिया था कि लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होगा, लेकिन बॉडी फिर भी स्पीड अप कर रहा है। बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी स्पीड डाउन करेगा, तो इसका हर में ये मतलब नहीं है, ठीक है। अभी भी बॉडी क्या करेगा, स्पीड अप करेगा, ठीक है ना। आई होप कि इस पॉइंट को आपको समझ आया गया होगा। तो अब इसको मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं इसी तरह आपको लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कि when the directions, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पॉइंट नंबर फर्स्ट इस तरह नोट करें, ठीक है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट वो ये है कि when the directions of velocity and acceleration is same, अगर इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, then body will be speed up, then body will be speed up। तो फिर हमारे पास जो बॉडी होगी वो स्पीड अप करेगी। इस तरह यहाँ भी बता दिया और वहाँ भी एग्जाम्पल में बता दिया, ठीक है ना। तो ये जो बात अभी मैंने प्रैक्टिकली, यानी जो बात मैंने आप थ्योरेटिकली किया, अब इस बात को मैं अब थ्योरेटिकली दोबारा लिखता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि when the directions of velocity and accelerations is opposite, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो आसानी सी बात है, then body will be speed down। तो फिर बॉडी का जो स्पीड होगा वो हमारे पास क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद तो एक्सेलरेशन के टाइप्स है, तो वो टाइप्स तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ये कंप्रेहेंसिव लेक्चर नहीं है, लेकिन उसमें एक टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस पे एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वही है कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि मतलब अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ इक्वल चेंज आ रहा हो तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी में हमारे पास वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज आ रहा हो, ठीक है ना। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम्स, ठीक है ना। और एक होता है इंस्टेंटेनियस, किसी लम्हा के लिए अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही हो, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना, टाइप्स में, तो वो एक पॉइंट ये भी हमारे पास कि इफ हमारे पास क्या हो, अगर इसी तरह कि इफ ए बॉडी इज मूविंग with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही हो, मतलब वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो, तो फिर क्या होगा, देन एवरेज एक्सेलरेशंस is equal to instantaneous
इंस्टेंटेनियस मतलब एक लम्हा, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इस तरह लिख सकते हो, इस तरह, वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर आप इसका रेशियो की बात करो तो एवरेज एक्सेलरेशंस डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस डिवाइड बाय इनटू एवरेज एक्सेलरेशंस, तो इसका रेशियो d1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ आएगा। लेकिन टाइप्स में मैं आपको एक और टाइप जिसको हम डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं, ये मैं बुकलेट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बताया कि स्टूडेंट जो है ना वो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसे कहते हैं जिसमें बॉडी स्पीड डाउन करे। तो आपको मैंने आपको समझा दिया कि बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन लेकिन बॉडी फिर भी स्पीड अप कर रही है। तो अक्सर स्टूडेंट डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन साथ कंपेयर करते हैं, मतलब ये मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और या डी एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। तो अब इधर देखो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो वर्ड है, एक है डीसेलरेशन, एक वर्ड हमारे पास है डीसेलरेशन और एक वर्ड ये इसको कभी कहते हैं रिट्राडेशन। ये दो वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? द स्लो डाउन ऑफ द बॉडी। तो इसका सादा सादा मतलब ये है कि द स्लो डाउन, द स्लो डाउन ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी स्लो डाउन हो जाए तो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का हर किसी मतलब ये नहीं कि बॉडी स्लो डाउन होगी, कभी बॉडी स्पीड अप हो रही है। लेकिन रिटार्डेशन दी एक्सेलरेशन पे बॉडी लाजमी स्लो डाउन होगी, मतलब बॉडी अपना स्पीड को डिक्रीज करेगी, ये शब्द होगा रिटार्डेशन में। लेकिन फिर भी ये जो दो वर्ड है ना, दी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इसमें भी फिर थोड़ा सा फर्क है। अब वो फर्क हमारे पास क्या है? अगर इसको मैं आपको यहाँ तक लिखूं कि हमारे पास एक वर्ड है ना, वो है रिटार्डेशन। तो है तो ये दोनों, मतलब बॉडी दोनों में बॉडी स्लो डाउन करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क क्या है? इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन स्मॉल interval of times is large decrease in occurs, in large decreasing occurs। या आसान अल्फाज में, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीन अल्फाज में नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज आ जाए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। और दूसरा वर्ड है डीसेलरेशन। डीसेलरेशन मतलब बॉडी दोनों में स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। दी स्मॉल टाइम में अगर ज्यादा डिक्रीज आ जाए तो इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप लेट्स सपोज कार चला रहे हो और रास्ते में जब या कोई बंदा, कोई छोटा बच्चा है और आप एकदम ब्रेक अप्लाई करो, तो हम कहेंगे हमने गाड़ी को रिटार्डेशन किया, मतलब हमने स्मॉल टाइम में ज्यादा डिक्रीज किया स्पीड को। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। डीसेलरेशन का मतलब क्या है? when uniform decreasing occurs। अगर यूनिफॉर्म डिक्रीज आ जाए तो इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। जिस तरह एग्जांपल देखो, अगर आप कार को चला रहे हो और ब्रेक अप्लाई नहीं करते, मतलब इंजन को स्विच करो, ऑफ करो, तो फिर ये बॉडी जो होगा वो इक्वल, मतलब आराम 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 के साथ स्टॉप होगा, मतलब दोनों में बॉडी स्लो डाउन करेगा, लेकिन एक में क्विकली और एक में आराम आराम के साथ। तो इन दोनों में फर्क ये,
ठीक है ना। अब एक और है और वो हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी हमारे पास है, ठीक है ना। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट एवरीबॉडी विद फोर्स, इट्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जमीन हर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है और इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दिस फोर्स, कौन सा फोर्स? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, इसको हम नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो ये जो पैदा हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? जी वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास है। लेकिन अगर ये जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास SI यूनिट में है। इसी तरह अगर आप इसको CGS सिस्टम में देख लो, तो CGS सिस्टम में जो इसका यूनिट है वैल्यू है वो है 980 मतलब 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? CGS सिस्टम है। लेकिन अगर इसका आप वैल्यू देख लो FPS सिस्टम में, तो वो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास है FPS सिस्टम में। तो इसके लिए 3 वैल्यू है, डिफरेंट सिस्टम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझ आया, ठीक है ना, कि वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें आपको मैं एक और 2 पॉइंट या 2-3 पॉइंट समझा दूं। वो पॉइंट हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ G is does not depend upon mass of an object। ये ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो कम हो, दोनों पे G का वैल्यू जो होगा वो सेम रहेगा। ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ G, अगर आप इसका एवरेज वैल्यू देख लो, द एवरेज वैल्यू ऑफ G is वो कितना है? 9.8006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एवरेज वैल्यू है, ठीक है ना। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, surface of earth at height up to 1 किलोमीटर, तकरीबन 1 किलोमीटर तक इसका वैल्यू इतना है। इसके बाद जो वैल्यू है उसका चेंज होता है। क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्स रिलेशंस टू द रेडियस ऑफ डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास उसका क्या है? ये है, ठीक है। तो शाबाश, इस स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कुछ इसमें पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर इसका और पॉइंट देख लो, ठीक है ना, शाबाश, ये आपने लिखा होगा, ठीक है ना। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम पूरा का पूरा लेक्चर्स एक ही रिकॉर्डिंग लेक्चर में अपलोड करेंगे, ठीक है ना। अभी तक इसको हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए, इसको हमने MCQ और वो शॉर्टकट नहीं किए, वो इसके बाद हम करेंगे, ठीक है।
अगर इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक पॉइंट है और उस एक पॉइंट का और उसमें इजाफा है, तो हमारे पास क्या है, the value of g is maximum at pole as compared to equators। क्योंकि अगर आप अर्थ का शेप देख लो, अर्थ हम बनाते तो जस्ट लाइक सर्कल है, लेकिन वो तो सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन अर्थ का जो शेप है वो जस्ट लाइक एलिप्टिकल है। तो इसका देख लो तो ये हमारे पास इक्वेटर है और ये हमारे पास पोल है, और ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर से अगर आप देख लो अर्थ का ये फासला, तो ये ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि g का वैल्यू जो है वो r के स्क्वायर के साथ इनवर्स है। तो मतलब ये वाला फासला ज्यादा है तो इक्वेटर पे g का वैल्यू कम होगा, मतलब इक्वेटर पे जितनी भी कट होगी उस पे g का वैल्यू कम लगेगा। लेकिन ये r का वैल्यू क्या है, ये कम है, तो इसलिए यहाँ g का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब तो पोल पे g का वैल्यू जो होगा, पोल पे वो g का वैल्यू जो होगा इक्वेटर के मुकाबले में कम होगा। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ चल रहे हो तो आप पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो होगा वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप पोल पे खड़े हो और पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हो तो फिर आप g के वैल्यू का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और हम जब चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट तक हम समझेंगे तो उसमें हम समझेंगे अर्थ का ये शेप इस तरह एलिप्टिकल ये भी हम समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये पॉइंट भी आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पे एमसीक्यूज किस तरह आते हैं उसके शॉर्टकट हम समझेंगे, ठीक है ना। मैं चेक कर लूँ कि लंबा तो नहीं हो गया ज़रा, तो ये तो वीडियो अभी भी तकरीबन 42-43 मिनट हो गया है, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो 2 घंटे का भी हो जाए ना तो आपने आराम के साथ देखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, एक जो तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी n2 प्लस 8, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास है कि s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 into at का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो है वो है 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन आपने पढ़े हैं 9 में और फर्स्ट ईयर में। एक चौथा इक्वेशन है और हमारे पास क्या है कि s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a डिवाइड बाय 2 into 2n minus 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये, ठीक है ना। तो इक्वेशन कब वैलिड है कब नहीं वैलिड है, ये तो कंप्रेहेंसिव लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन कब वैलिड है, कब आप अप्लाई कर सकते हो और कब अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक 2 इक्वेशन इसमें मेन डिफरेंस है जिसको मैं टिक मार करता हूँ। एक इक्वेशन ये है सेकंड वन, और एक जो मैंने आपको लास्ट में बता दिया जिसको मैंने डबल क्लिक किया। अब इन 2 इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, ये देखो तो vit इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 1/2 into at का स्क्वायर। ये इक्वेशन आप तब यूज करेंगे अगर आपने टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो तब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन टोटल डिस्टेंस, अब चौथा इक्वेशन जो हमने ये लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू 2n minus 1, ये इक्वेशन आप तब यूज करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये हमारे पास है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के।
स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए। तो इन दोनों में फर्क है। अब ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे, देखो इसको मैं दो। अगर ये मैंने कह दूं कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस पॉइंट से जोड़ता हूं, तो ये मार्कर जमीन तक टोटल कितना फासला तय करेगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछेगा, तो फिर आपने सेकंड इक्वेशन यूज करना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेरे पास ये एक बाल है और ये बाल को मैं नीचे ड्रॉप करता हूं, 1 सेकंड के बाद इतना पहुंच गया और 2 सेकंड के बाद इतना पहुंच गया और 3rd सेकंड के बाद इतना पहुंच गया, तो आपसे ये पूछा जाए कि इस बाल ने जो सेकंड दूसरा सेकंड था, इस दूसरे सेकंड में उसने कितना फासला तय किया, तो इसके लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे फॉर ये जो स्पेसिफिक टाइम होगा, एक मखसूस तक उसने कितना फासला तय किया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो ये टोटल मतलब अगर इस बाल ने यहां से लेकर जमीन के साथ, ये बाल जब जमीन के साथ जस्ट हिट करेगा, ये जो टोटल डिस्टेंस, इसके लिए आपने इक्वेशन सेकंड। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक सेकंड में पूछा जाए, तो फिर आपने इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 को यूज करना होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इस इक्वेशन के साथ हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे और इससे हम शॉर्टकट निकालेंगे और उस पर एमसीक्यूज भी करेंगे कि किस तरह एमसीक्यूज आएगा। आपको एमसीक्यूज बिल्कुल मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इस शॉर्टकट के साथ आप 2 या 3 सेकंड में सालों से बगैर किसी कैलकुलेटर के, ठीक है, तो आप वो देंगे। अगर हमारे पास अगर बॉडी में इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, अगर किसी बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, मतलब बॉडी स्टार्ट कर रहा हो रेस्ट से, तो फिर भी जो फर्स्ट इक्वेशन होगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि Vf is equal to A into T। तो पहला शॉर्टकट आपका ये होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो ये होगा। लेकिन अगर यहां से आपने टाइम को फाइंड करना, तो T is equal to फाइनल वेलोसिटी into एक्सेलरेशन, तो दूसरा शॉर्टकट आपका ये हो जाएगा। बस समझ आ गया। इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन के विस्तार करें, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 into AT का स्क्वायर। तो तीसरा शॉर्टकट आपका ये हो जाएगा, तीसरा शॉर्टकट ये हो जाएगा। लेकिन चौथा शॉर्टकट देखो, S is equal to 1/2 into A। अगर इस इक्वेशन से मैं टाइम का वैल्यू निकाला और इस टाइम की जगह पुट करूं, तो अब देख लो, तो टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का वैल्यू हमारे पास है, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। लेकिन टाइम का स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर ले लो, तो हमारे पास S is equal to 1/2 into A, और इससे आप बोलेंगे तो हमारे पास ये आएगा इस तरह। तो ये एक एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के साथ तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा कि S is equal to 1/2 into Vf का स्क्वायर डिवाइड करके। अगर फर्ज कर आपको टाइम गिवन ना और एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, तब भी आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास चौथा हो गया। अब पांचवा देख लो, पांचवा शॉर्टकट देख लो। पांचवा शॉर्टकट हम किस तरह देख लो, इस 2 को इधर शिफ्ट करो, तो 2s is equal to फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय A, ठीक है। अगर इस को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as इन ऑल एंगल्स। तो एक शॉर्टकट आपका ये,
कितने आसान कट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिए इस 2 को इधर शिफ्ट करो तो 2s इज इक्वल टू a इंटू टी का स्क्वायर, तो हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई a, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई a इंटू होल अंडर दिस, तो एक शॉर्टकट हमारे पास ये होगा। तो कितने आसान शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 शॉर्टकट आपके पास हो गए। लेकिन ये कब होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 हो। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ना हो, इफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो, इफ फाइनल वेलोसिटी इज 0, अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 मतलब हम बात को यहां से थ्रो करें, तो ये क्वेश्चन देखो अब क्या होगा, फाइनल फिगर क्या होगा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 80, तो ये होगा। आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ नेगेटिव साइन भी आएंगे या नेगेटिव साइन आएंगे, देखो हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यहाँ से अगर आप टाइम का वैल्यू निकालो तो t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड, तो ये आपका एक दूसरा शॉर्टकट इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह तो अब इससे आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो 2as इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ से तरीके से इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as अंडर ds, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो आप ये यूज कर सकते हो। अब इस पे हम इंस्टीट्यूट करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह करेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं ये चीज़ मूव करता हूँ, ये आई होप आप ये देखा होगा, फिर इस शॉर्टकट पे एमसीक्यूज देखें कि किस तरह आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एमसीक्यूज मुश्किल है, लेकिन उस एमसीक्यूज को अगर आप हल करेंगे ना तो बिल्कुल आसान होगा। और वो एमसीक्यूज हमारे पास क्या होगा, अब एमसीक्यूज को देखें, ठीक है। वो एमसीक्यूज क्या होगा, तो उस एमसीक्यूज को देखें। A car is moving with velocity is 40 meter per second. After applying brake 4 meter per second square, तो ब्रेक अप्लाई किया तो मतलब डी एक्सेलरेशन is produced in a car, and the car can be stopped after some times, तो कुछ टाइम के बाद ये कार स्टॉप करेगा, ठीक है ना। तो आपसे क्या करना है, then stopping distance of a car is, तो मुझे बताओ उस कार ने जो स्टॉप मतलब जहाँ से ब्रेक किया वो स्टॉप हो गया, तो वहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये मुझे बताओ, ठीक है। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन नंबर 1 तो डिस्टेंस मांग रहा है तो 100 मीटर्स, ऑप्शन बी 150 मीटर्स, ऑप्शन सी 200 मीटर्स, ऑप्शन डी एंड 250 मीटर। शाबाश। तो अब इसके लिए मैं कौन सा शॉर्टकट यूज करूं, ठीक है ना।
تو اس کے لیے آپ شارٹ کٹ دیکھ لو, بالکل آپ کو ایزیلی شارٹ کٹ ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہم کون سا شارٹ کٹ اس پہ اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس شارٹ کٹ کو دیکھ لیجیے والا, یہ دیکھو یہ شارٹ کٹ دیکھو, ٹھیک ہے. تو اس شارٹ کٹ بھی ایزیلی طے ہو سکتا ہے. کس طرح آپ دیکھ لو. تو شارٹ کٹ کیا تھا, 2s is equal to فائنل ویلاسٹی کا اسکوائر, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ بیک سے چل رہا ہے تو مطلب وہ ہمارے پاس وہ انیشیل یہاں فائنل جو انیشیل اس کا پہلے سے چل رہا ہو, تو مطلب آپ انیشیل ویلاسٹی کا اسکوائر ڈیوائڈ کریں گے. مطلب جو سیکنڈ ایکویشن تھا تو نیگیٹو سائن آیا, تو اسی نیگیٹو سائن ہم نے کہا تھا کہ وہ ہم میگنیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں تو اس 2 کو ادھر شفٹ کرنا, تو اس از ایکول ٹو انیشیل ویلاسٹی کا اسکوائر انٹو 2 ہے. تو اب دیکھو انیشیل ویلاسٹی کتنا دیا ہے 40, تو یہ ویلاسٹی کا اسکوائر ہے, تو میں لکھوں گا کہ 40 کراس 40 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو کراس ایکسلریشن کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے 4 پروڈیوس ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں 4 ایکن 4 4 10s are 40, اس طرح 2 1s are 1 2 5s are 10s. تو جب یہ آئے گا تو اس 40 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو اس سے کیا آئے گا 0 اور 2, تو 200 میٹر آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو کتنا مشکل MCQs تھا اور اس کو ہم نے حل کیا اس شارٹ کٹ سے. آئی ہوپ مطلب یہ ہے انیشیل ویلاسٹی جو تھرڈ ایکویشن تھا, اس میں سیکنڈ ایکویشن سے میں نیگیٹو سائن آیا تھا, میں نے آپ کو پتا ہے وہ نیگیٹو سائن آئے گا, لیکن ہمیں میگنیٹیوڈ میں انٹرسٹ ہے. تو اسی طرح آپ کو آسان سے آسان MCQ آپ سے پوچھ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایک MCQ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس طرح MCQs دوسرا دیکھو, دوسرا MCQ دیکھو, یہ سیم MCQs آپ کا میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن اب ڈسٹینس کے بجائے میں ٹائم آپ سے مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس طرح سیم MCQs ہوگا. دیکھ لو کہ ایک کار is moving with velocity is 40 meter per second. After applying brakes 4 meter per second acceleration, deaccelerations is produced in a car. اس کے بعد اسٹیپ یہاں دیکھتا ہوں, and car is stopped after sometimes. تو car کچھ ٹائم بعد stop ہوگا, then the stopping time of car is, then stopping times of car will be. تو stopping time جو ہوگا وہ کار کا, وہ مجھے فائنڈ کرو کہ وہ ہمارے پاس کتنا ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے شارٹ کٹ ہم کون سے یوز کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے شارٹ کٹ دیکھیں, چلو میں آپشن بھی دیتا ہوں کہ آپشن ہمارے پاس کیا ہوگی. آپشن نمبر 1 ٹائم پوچھ رہا ہے تو 5 سیکنڈ, آپشن B 10 سیکنڈ, آپشن C 50 سیکنڈ, آپشن D 100 سیکنڈ. تو اس کا شارٹ کٹ دیکھو, اس کا شارٹ کٹ یہ ہوگا جس کو میں ڈبل پلے کرتا ہوں. تو اس کو دیکھ لو, تو ٹائم از ایکول ٹو انیشیل ویلاسٹی ڈیوائڈ بائی اے. تو انیشیل ویلاسٹی کتنا ہے 40 ہے, 40 اسپیڈ سے چل رہا ہے, دیکھو نا 40 اسپیڈ سے چل رہا ہے. ایکسلریشن کتنا ہو رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے 4 پر, تو 4 1s are 4 4 10s are 40 آنے کے لیے ہوگا. تو ہمارے پاس جو ٹائم ہوگا وہ ہمارے پاس کتنا ہوگا 10 سے, کتنا ہوگا 10 سے. تو کتنا آسان سا MCQs تھا, ٹھیک ہے نا.
बिल्कुल शॉर्टकट क्लियर के बिना आसान होगा। तो आपसे इस तरह MCQs आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। शाबाश, देखते जाओ, ठीक है। शाबाश, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे मैं आवाज देखो, इसी तरह देखो, अगर फ्री फॉल सिचुएशन है, फ्री फॉल तो आप जानते हो जिसपे सिर्फ जी का वैल्यू लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसपे सिर्फ हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ जी का वैल्यू लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि फ्री फॉल सिचुएशंस, ठीक है। तो फ्री फॉल सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन को देखिए, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा। इन फ्री फॉल फ्री फॉल मोशन, अगर हमारे पास फ्री फॉल मोशन, तो फ्री फॉल मोशन में क्या होगा कि अगर इसी तरह आ जाए फ्री फॉल में कि when object is thrown upward, when object is thrown upward, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें, तो आपको पता है कि यह हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा फ्री फॉल मोशन में। और हमारे पास जब बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो नॉन जीरो होता है, लेकिन अगर आप फाइनल वेलोसिटी को बात करें तो वो जीरो होगी। बॉडी ऊपर थ्रो करने से किसी एक फिक्स पॉइंट पे, मतलब ये है कि इस तरह मैं खड़ा हूँ और मेरे हाथ में ये बाल है, अगर इस बाल को मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो जब ये समिट पीक पॉइंट तक पहुँचेगा तो इसी पॉइंट पे उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा कुछ टाइम के लिए ये बाल थोड़ा सा रुक जाएगा, लेकिन इसके इनिशियल से जीरो नहीं होगा। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो तो Vf इज इक्वल टू Vi। अब देख लो, अगर ऊपर जाने मोशन ऊपर है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ आप g का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर बात ऊपर से आ रहा है तो g का वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दैट्स नॉट बेटर। अगर ऊपर को पॉजिटिव करो वापस आने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में, ये जस्ट कन्वेंशन है। तो फिर हमारे पास वैसे तो हमारे प्लस 80 था, अब हमारे पास माइनस gt होगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन g के बराबर है, यह प्लस था तो माइनस हो गया, अब ऊपर जाने से जो g माइनस है तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी जीरो होगा, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसको इधर शिफ्ट करो तो माइनस से हमारे पास प्लस बनेगा। तो ये आपका एक शॉर्टकट हो जाएगा फ्री फॉल सिचुएशन। तो इसी तरह अगर आप टाइम देख लो तो टाइम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इनटू g के बराबर होगा, तो ये आपका एक दूसरा शॉर्टकट होगा। तो अभी तक मैंने आपको तकरीबन 10-11 शॉर्टकट बता दिए, ठीक है। अब इस पे MCQs आते किस तरह, इस पे MCQs इस तरह आते हैं कि फर्ज करें कि ये आज एक पर्सन है, एक बंदा है या बंदी है, जो भी है, इसके हाथ में बाल है और इसने इस बाल को ऊपर फेंक लिया, तो इस बाल को उसने स्टार्टेड में फर्ज करें कि 40 मीटर पर सेकंड से फेंक लिया, तो बताए ये बाल समिट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचेगा। तो आसान तरीका है, 1 सेकंड में उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सेकंड में 20 हो जाएगा, थर्ड सेकंड में 10 हो जाएगा, और 4 सेकंड में, मतलब इसने जो टोटल टाइम लिया एट द समिट पॉइंट ये हमारे पास 4 सेकंड हो गया। तो कितना आसान, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं, अब इसमें एक MCQs देख लो, मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो इस पे MCQs किस तरह होगा, MCQs थोड़ा सा देखो, इस पे MCQs देखो। A ball is thrown vertical upwards, a ball is thrown
thrown vertical upwards with velocity is 100 मीटर पर सेकेंड। एक बार है जिसको मैं नीचे से थ्रो करता हूं कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। It reach the grounds, it reach the ground after। तो मुझे बताओ कि ये जमीन तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ये मुझे मालूम है। तो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर ए, क्या ये जब वापस आएगा तो 50 सेकेंड में, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी देख लो, ठीक है, या इसी तरह देख लो कि मतलब आसान सा 10 सेकेंड में, इसी तरह या तो 20 सेकेंड में, ऑप्शन सी देख लो, या तो 30 सेकेंड में, या ऑप्शन डी देख लो, या तो 40 सेकेंड में, ठीक है। तो जब कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर इसमें शॉर्टकट ये अप्लाई करो, अब देखो थोड़ा सा ये शॉर्टकट आप तब यूज करेंगे जब वो आपसे ये पूछा जाए कि जहां से मैंने बॉल को थ्रो किया था और सबमिट पॉइंट तक टाइम पूछा जाए, तो फिर आपने ये शॉर्टकट यूज करना होगा। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से जाने में टाइम और जमीन तक आने में टाइम, तो ये तो डबल टाइम हो गया। जब डबल टाइम हो गया तो इस शॉर्टकट के साथ आपने सिर्फ इस 2 का इजाफा करना होगा, बाकी से। तो अब देख लो, तो t = 2 इनिशियल कितना दिया है 100, फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में g का वैल्यू 10 9 हो रहा है, तो आसानी g 10 हम ले सकते हैं ना। तो अब देख लो 10 1s are 10, 10 10s are 100। तो हमारे पास टाइम कितना होगा शाबाश 20 सेकंड हुआ, क्योंकि 2 के 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 20 सेकंड्स। तो इसमें 20 सेकंड ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। लेकिन अब आपके तो इससे भी आसान तरीका, तो इससे आसान तरीका देखो, वो आसान तरीका हमारे पास क्या है। अगर आप देखो कि इससे भी आसान तरीका समझा लो, तो इससे आसान तरीका ये है कि ये मेरे पास हाथ में बाल है तो फ्री फॉल है, तो इसको मैंने स्टार्टिंग में कितना वेलोसिटी दिया था, इनिशियल वेलोसिटी वो था 100। तो 1 सेकंड में 90, अगले सेकंड में 2 सेकंड में 80, 3 सेकंड में 70, चौथे सेकंड में 60, 50, 5 सेकंड में 6 सेकंड में 40, 7 सेकंड में 30, 8 सेकंड में 20, 9 सेकंड में 10 और 10 सेकंड में 0। तो मतलब इस बाल ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 10 सेकंड, तो वापस आने में भी वो 10 सेकंड करेगा, तो वापस आने में भी 10 सेकंड, तो 10 + 10 से क्या करेगा, तो ये उससे भी शॉर्टकट होगा। अगर ये नहीं आना तो फिर तो आपने इंडिकेट का टेस्ट भी नहीं देना होगा। इस शॉर्टकट से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। शाबाश, जल्दी करो, लिख लो, ठीक है। तो इसी तरह ये लिख लो, शाबाश। तो एक और MCQs मैं करता हूँ, इस टॉपिक को बहुत लंबा होता जाता है, ठीक है। एक और इसलिए एक MCQs करता हूँ, और वो जो हमने बनाया था, जो 4 इक्वेशन यूज किया था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, उस इक्वेशन नंबर 4 को देखो, उस पे MCQs किस तरह आते हैं, ठीक है। तो उस पे MCQs इस तरह होगा कि a body is moving with a constant acceleration। अगर एक बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है, a body is moving
with a constant acceleration, then ratio of 2 to 1 seconds is, तो फिर हमारे पास 2/1 सेकेंड का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करें। तो इसके लिए जो शॉर्टकट होगा हमारे पास ये होगा कि इस हमारे पास क्या होगा कि 2n-1 s1 डिवाइड बाय जो इस 2 होगा वो हमारे पास होगा कि 2n-1। तो अब देखो, तो ओवर 2 सेकेंड्स, तो n की जगह 2 लगा, तो n की जगह 2-1 डिवाइड बाय 2n टू क्रॉस 1 n 2-1, तो हमारे पास क्या आएगा 2 2s are 4, तो 4-1 2 2s are 2-1, तो इससे आएगा 3 डिवाइड बाय 1, तो इसका जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ये शॉर्टकट आपने तब यूज करना होगा अगर गाड़ी एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, तो उसमें आपसे इस तरह एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है ना? तो मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि इसको मैं एक ही लेक्चर पे सारा का सारा टॉपिक एक्सप्लेन करूँ। ठीक है ना? लेकिन फिर भी इसमें थोड़े से पॉइंट रह गए हैं और तो हम कोशिश करते हैं कि इसका या तो दूसरा पार्ट अपलोड करें या हम किसी न्यूटन लॉ की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो न्यूटन लॉ में हम कोशिश करेंगे इसका और भी पार्ट अपलोड करें क्योंकि इसमें कुछ और पॉइंट रह गए हैं। ठीक है ना? तो हम कोशिश करेंगे क्योंकि अब ये जो टाइम है ना, और तो ये तो तकरीबन 1 घंटा 12 मिनट का हो गया। ठीक है ना? इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर करेंगे तो उसमें हम फिर अपलोड करेंगे। ठीक है न्यूटन में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास इस कंसेप्ट एकेडमी में पोस्ट मैट्रिक की क्लास स्टार्ट है, 9th की क्लास स्टार्ट है और इन इंडिकेट की रिपीटर क्लास स्टार्ट है और इसी एग्ज़ाम के बाद फ्रेश स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट है। तो अगर कोई भी आना चाहते हैं फिजिकल क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो कंसेप्ट एकेडमी पेशावर नियर को इस्लामिया कॉलेज ब्यूटी स्टाफ के साथ बिल्कुल नज़दीक है, तो वो विजिट कर सकते हैं। फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट है। तो हम इस तरह ये लेक्चर कंटिन्यूस करेंगे इन इंडिकेट के लिए। ठीक है ना? तो आपने इस तरह तैयारी करना है तो एक हम लेक्चर इस तरह अपलोड करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है और कुछ और शॉर्टकट है, वो हम कोशिश करेंगे कि जब न्यूटन लॉ पढ़ेंगे या ग्राफ पढ़ेंगे तो उसके साथ हम उसके साथ मैच करेंगे या कोई उसका दूसरा अलग पार्ट